हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स के स्टेट बोर्ड्स तथा अदर 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए VVI अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सीरीज में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन को लेक्चर 1 में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हिंदी माध्यम में होगा तथा यह क्लास 12 फिजिक्स के बुक 2 किरण प्रकाश एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर से रिलेटेड है। इस प्रश्न को मैंने पहला लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में चूज किया है। दूसरा बुक से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं VVI लॉन्ग क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें केवल अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही डिस्कस किए जाएंगे आगामी 12वीं बोर्ड की फिजिक्स पेपर की परीक्षाओं के लिए। तो यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। किसी गोलीय पृष्ठ या प्रश्न में दिया रहे उत्तल सतह, कभी कभी उत्तल सतह स्पष्ट रूप से रहता है, के लिए अपवर्तन सूत्र μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r स्थापित करना। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसे प्रायः सभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, भले ही वह स्टेट्स बोर्ड्स हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो। तो इस प्रश्न का इस महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अब उत्तर डिस्कस करना है इस वीडियो में। इसके लिए माना कि एक उत्तल पृष्ठ AB है, जिसका ध्रुव या मध्य बिंदु P है, तथा ध्रुव P से गुजरने वाला क्षैतिज अक्ष नियामक अक्ष x प्रधान अक्ष है। अब इस प्रधान अक्ष पर स्थित किसी वस्तु, जो कि एक बिंदु स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत वो है, एक बिंदु मात्र है, और इससे चलने वाली एक किरण OD तिरछे ढंग से उत्तल गोलीय पृष्ठ AB के D बिंदु पर आपतित होती है। यह उत्तल गोलीय पृष्ठ μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले विरल तथा सघन माध्यमों को अलग करता है, जहाँ μ1 पहला माध्यम, जो कि यहाँ विरल माध्यम माना गया है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, जबकि μ2 दूसरे माध्यम जिसे सघन माध्यम माना गया है, उसका अपवर्तनांक। अब जब प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु स्रोत O से चलने वाली एक किरण तिरछे ढंग से उत्तल पृष्ठ AB के D बिंदु पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के बाद पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब CDN की ओर मुड़कर प्रधान अक्ष के बिंदु I पर फोकस होती है, जहां वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, बिंदु स्रोत या वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल पृष्ठ के दूसरी ओर बनता है। उत्तल पृष्ठ से आभासी प्रतिबिंब भी निर्मित हो सकता है, लेकिन अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। इसलिए अगर परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा जाए कि किसी गोलीय सतह से या किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r स्थापित किया जाए, तो उत्तल पृष्ठ से ही इस अपवर्तन सूत्र को डिराइव करना या स्थापित करना उचित होगा, क्योंकि उत्तल गोलीय पृष्ठ से वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित हो सकते हैं वस्तु के, जबकि अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की स्थिति में केवल आभासी प्रतिबिंब भी निर्मित होता है।
अब यहाँ पर स्नेल का नियम अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। यहाँ आपतित किरण अभिलंब आपतित किरण OD है जो कि D बिंदु पर आपतित हुई है। दूसरी आपतित किरण जो बिंदु प्रकाश स्रोत या वस्तुओं से चलने वाली, वह इस गोलीय पृष्ठ AB के लंबवत आपतित होती है। और लंबवत आपतन की स्थिति में अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना अपने पूर्व पर से डेविएट हुए सीधे निकल जाती है और जाकर के I पर ही मिलती है। तो पहली प्रकाश किरण जो कि तिरछे ढंग से O बिंदु से उत्पन्न होकर, बिंदु स्रोत O से उत्पन्न होकर के उत्तल पृष्ठ के D बिंदु पर आपतित हुई थी, वह भी D बिंदु पर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद I बिंदु पर ही फोकस हुई। जबकि दूसरी प्रकाश किरण भी जो कि लंबवत आपतन की स्थिति में भी, चूंकि लंबवत आपतन की स्थिति में आपतन कोण 0 होता है, चूंकि प्रकाश किरण अभिलंब सतह पर डाले गए अभिलंब के अनुरेख ही आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण भी 0 होगा। इसलिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए I बिंदु पर फोकस होती है। और दोनों प्रकाश किरणें चूंकि I बिंदु पर ही फोकस होती हैं, इसलिए बिंदु स्रोतों का, वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण गोलीय पृष्ठ के दूसरी ओर I बिंदु पर बनता है। अब यहाँ पर आपतित किरण जो तिरछी किरण है OD और अभिलंब CDN, वक्ता केंद्र को D बिंदु से, आपतन बिंदु से मिलाने वाली रेखा इस पृष्ठ पर गोलीय पृष्ठ पर लंब होगी, जिसे पहले माध्यम में ऊपर की ओर N तक बढ़ा दिया गया है। तो CDN अभिलंब है पृष्ठ के D बिंदु पर। तो यहाँ पर आपतन कोण हो गया कौन? ODN आपतन कोण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण कौन हो गया? ODN। कोण ODN = I आपतन कोण, और आपतन कोण का संकेत क्या है? I। आपतन कोण को I संकेत से सूचित किया जाता है, आपतन कोण I। और अपवर्तन कोण कौन हो गया? अपवर्तित किरण DI तथा अभिलंब CDN के बीच का कोण अपवर्तन कोण, तो कोण IDC, चित्र में IDC अपवर्तन कोण, कोण IDC = अपवर्तन कोण R। अब यहाँ पर स्नेल का नियम जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसे लागू किया जा सकता है, जिसमें प्रकाश किरण पहले माध्यम μ1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से μ2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में आपतित होती है। अपवर्तनांक का संकेत n भी होता है। तो μ1 की जगह अगर प्रश्न में n1 रहे और μ2 की जगह n2 रहे किसी बोर्ड की परीक्षा में, तो उसमें μ1 की जगह n1 तथा μ2 की जगह n2 कर देना होगा, बस इतना ही करना है। तो स्नेल का नियम से अपवर्तन का दूसरा नियम है, स्नेल का नियम से sin I बाई sin R आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे उस नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। और यहाँ सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष 1μ2 दैट इज μ2 बाई μ1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यह समीकरण 1 इसे मान लिया जाए। अब यदि उत्तल गोलीय पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ का व्यास या द्वारक उदग्र व्यास अगर कम है, छोटा है, तो उस स्थिति में D बिंदु इसके ध्रुव के करीब होगा, P के निकट होगा, और वैसी स्थिति में आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R का मान भी छोटा होगा। तो उस स्थिति में sin I sin R R। तो और sin I के जगह आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के छोटा होने की स्थिति में I एवं R, आपतन कोण का संकेत I है, अपवर्तन कोण का R है, कि छोटा होने की स्थिति में। और कब छोटा होगा? जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा, तब छोटा होने की अल्फा एवं R के छोटा होने की स्थिति में या होने पर sin I को लगभग I लिखा जा सकता है, sin I = I। यदि थीटा छोटा हो तो साइन थीटा को नियरली थीटा लिखा जाता है तथा कॉस थीटा को 1 लिखा जाता है, तो और tan थीटा भी थीटा लिखा जाता है यदि थीटा छोटा हो तो मैथमेटिक्स में भी sin I = I एवं sin R
यह भी लगभग r के बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 को अब लिखा जा सकता है साइन आई के जगह i और साइन r के जगह r, i बाई आर इजकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसलिए म्यू वन आई तिरछा गुना से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से म्यू वन आई इजकल टू म्यू टू आर, म्यू वन आई इजकल टू म्यू टू आर, और यह समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इस समीकरण में आई तथा आर मतलब आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर का मान मालूम कर इसमें समीकरण 2 में पुट करना होगा। तो अब उसके लिए अब ज्योमेट्री का उपयोग करना होगा, और ज्यामिति का उपयोग करने पर इसमें 2 त्रिभुज का उपयोग, इसमें एक बड़ा त्रिभुज ODC तथा दूसरा छोटा त्रिभुज IDC का उपयोग करना होगा। तो ज्यामिति से पहले बड़ा त्रिभुज ODC में, ज्यामिति फ्रॉम द ज्योमेट्री ज्यामिति से त्रिभुज ODC में, और ज्यामिति का इसमें एक थ्योरम लागू करना होगा जो पहले ज्योमेट्री की किताब में एक थ्योरम के रूप में था कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दी जाए, थ्योरम 3 के रूप में पहले हुआ करता था पहले ज्योमेट्री के बुक में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वह उस त्रिभुज के अंदर स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज OCD में या ODC में यहाँ पर आपतन कोण आई इस त्रिभुज ODC की भुजा CD भुजा n तक बढ़ी हुई है, जो कि अभिलंब भी है, तो n तक बढ़ी हुई है। तो बहिष्कोण कौन होगा? आपतन कोण आई। तो बहिष्कोण आई सामने के अंतःकोणों, त्रिभुज के अंदर स्थित इसके सामने के अंतःकोणों अल्फा तथा गामा के योगफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज ODC में बहिष्कोण आई इजकल टू अंतःकोणों का योग, अंदर सामने स्थित उस त्रिभुज के अंदर स्थित सामने स्थित अंतःकोणों का योगफल अल्फा प्लस गामा दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो आई इजकल टू बहिष्कोण आई इजकल टू अल्फा प्लस गामा, जो कि अंतःकोण है उस त्रिभुज के अंदर है। तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, और इसे मान लिया जाए समीकरण नंबर 3। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब हमको आर का मान, अपवर्तन कोण का मान मालूम करना है। आपतन कोण आई का तो मान मालूम हो गया ज्यामिति की सहायता से। अब त्रिभुज IDC में, छोटा त्रिभुज यहाँ पर स्मॉल ट्रायंगल, और IDC का भी, इस छोटा त्रिभुज की भी भुजा IC यहाँ P तक बढ़ी हुई है। तो बहिष्कोण गामा अंदर स्थित, इस कोण के सामने अंदर स्थित अंतःकोणों R प्लस R अपवर्तन कोण है, और बीटा I बिंदु पर बना कोण है D बिंदु के द्वारा। D से I को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष से I बिंदु पर कितना कोण बनाती है? बीटा कोण बनाती है। जबकि D बिंदु से O को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष से O बिंदु पर अल्फा कोण बनाती है। जबकि D बिंदु से आपतन बिंदु D से वक्ता केंद्र, इस गोलीय पृष्ठ के, उत्तल गोलीय पृष्ठ के वक्ता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष से D बिंदु द्वारा, D से C को आपतन बिंदु D से, गोलीय पृष्ठ के आपतन बिंदु D से वक्ता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष से C बिंदु पर कितना कोण बनाती है, उसे माना गया है गामा। तो वस्तुओं पर बना कोण अल्फा है आपतन बिंदु D द्वारा, और D आपतन बिंदु D द्वारा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ I पर निर्मित हुआ है। तो I बिंदु पर बना कोण बीटा है, तथा वक्ता केंद्र C बिंदु पर बना कोण कितना है? आपतन बिंदु D द्वारा गामा है। तो इस प्रकार I इजकल टू अल्फा प्लस गामा, जहाँ अल्फा आपतन बिंदु D द्वारा वस्तुओं पर बना कोण है, और गामा आपतन बिंदु D द्वारा वक्ता केंद्र C पर, गोलीय पृष्ठ उत्तल पृष्ठ के वक्ता केंद्र C पर बना हुआ कोण है प्रधान अक्ष की दिशा से, प्रधान अक्ष के साथ झुकाव है गामा C बिंदु पर। तो I इजकल टू अल्फा प्लस गामा, आपतन कोण का मान मालूम हो गया। अब त्रिभुज IDC में, त्रिभुज IDC में, अब इस त्रिभुज की भुजा P तक बढ़ी हुई है IDC की, CP भुजा आगे बढ़ी हुई है। तो बहिष्कोण गामा बराबर त्रिभुज के अंदर स्थित अंतःकोणों का योग R प्लस बीटा। तो गामा इक्वल्स टू R प्लस R अपवर्तन कोण है, और बीटा आपतन बिंदु D द्वारा, आपतन बिंदु से D से प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा द्वारा प्रधान अक्ष से झुकाव कोण है बीटा।
तो आपतन बिंदु डी द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति या यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब आई बिंदु पर बना है, तो आपतन बिंदु डी द्वारा आई बिंदु पर बना कोण कितना है, बीटा है। तो इसलिए गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा ज्यामिति से, इसलिए अपवर्तन कोण आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब इसे समीकरण 4 मान लिया जाए। अब समीकरण 3 से आई का मान, आपतन कोण का मान अल्फा प्लस गामा, और समीकरण 4 से आर अपवर्तन कोण आर का मान गामा माइनस बीटा। अब इन दोनों मानों को समीकरण 2 में रखा जाएगा और उसके बाद हमें गोलीय पृष्ठ या उत्तल सतह से अपवर्तन का सूत्र μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r प्राप्त होगा। अब समीकरण 2 में जो कि μ1i इक्वल टू μ2r है, इसमें समीकरण 3 से i का मान, जिसे हमने चित्र की ज्यामिति से प्राप्त किया, और r अपवर्तन कोण r का मान, उसे भी चित्र की ज्यामिति से समीकरण 4 में प्राप्त किया, तो उसमें रखा जाए। समीकरण 3 तथा 4 से i तथा r का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो μ1 मतलब समीकरण 2, 3 तथा 4 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर, मतलब समीकरण 2, 3 तथा 4 से समीकरण 2 में 3 एवं 4 का उपयोग करने पर, में समीकरण 3 एवं 4 का उपयोग करने पर μ1 समीकरण 2 में का बायां पक्ष है μ1i, और i का मान, आपतन कोण का मान हमने ज्यामिति से प्राप्त किया है अल्फा प्लस गामा, जहां अल्फा वस्तुओं पर, बिंदु स्रोतों पर आपतन बिंदु डी द्वारा बना हुआ कोण है, उसे अल्फा माना गया है। तो μ1 अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 r इक्वल टू अपवर्तन कोण गामा माइनस बीटा। और यहाँ पर ब्रैकेट को हटाया जा सकता है, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, और इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। अब यहाँ पर अल्फा, बीटा तथा गामा का मान मालूम करना है, तो इसके लिए आपतन बिंदु डी से प्रधान अक्ष पर एक अभिलंब खींचा जाए। एक अभिलंब खींचा जा सकता है यहाँ, और इस अभिलंब का नाम dn तो n तो पहले लिया हुआ है, इस अभिलंब का नाम हम dm रखा जाए, dm। तो यदि गोलीय पृष्ठ का, उत्तल पृष्ठ का द्वारक अर्थात व्यास छोटा हो, तो डी बिंदु, आपतन बिंदु डी ध्रुव P के, उत्तल गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P के निकट होगा, और अभिलंब का dm का फुट m बिंदु, वह भी P के निकट होगा। तो दूरी m से मापी जाए, m से O की दूरी मापी जाए, वह बराबर PO की होगी। उसी ढंग से mi इक्वल टू PI होगा, और फिर MC इक्वल टू PC, वक्ता त्रिज्या हो जाएगी। m बिंदु P के काफ़ी क्लोज हो जाएगा उस स्थिति में, यदि इस गोलीय पृष्ठ का द्वारक या व्यास छोटा हो। तो उस स्थिति में tan अल्फा इक्वल टू dm लंब बटा आधार MO, तो MO इक्वल टू PO हो जाएगा। और dm की ऊंचाई जो है, इस लंब की ऊंचाई, इस लंब का हाइट h अगर मान लिया जाए, तो tan अल्फा, और अल्फा अगर छोटा होगा, अगर इस गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा, व्यास छोटा होगा, तो अल्फा का मान भी छोटा होगा, तो tan अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर लिखा जा सकता है μ1 इंटू अल्फा, अल्फा मीन्स tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब dm जिसका मान h माना गया, और आधार MO। लेकिन चूँकि डी बिंदु अगर P के क्लोज है, द्वारक छोटा होने पर, उदग्र व्यास इसका छोटा अगर हो गोलीय पृष्ठ का, तो डी बिंदु P के नज़दीक होगा, तो उस स्थिति में अल्फा, बीटा तथा गामा कोण का मान भी कम होगा, आई तथा आर का मान भी कम होगा, पहले भी बता चुके हैं। तथा जो दूरी P से O की दूरी वस्तु की दूरी होगी, तो वह दूरी M से मापी जाए या P से मापी जाए, मतलब यहाँ तो MO जो दूरी होगी वह PO के बराबर हो जाएगी, क्योंकि M बिंदु जो लंब का फुट है, लंब का पैर है, फुट,
तो वह पी के काफ़ी नज़दीक होगा। तो एम से पी की ओ की दूरी या पी से ओ की दूरी बराबर होगी। उसी ढंग से पी से आई की दूरी प्रतिबिंब की दूरी या एम से प्रतिबिंब की दूरी, एम आई को पी आई लिखा जा सकता है। और उसी ढंग से एम बिंदु से वक्ता केंद्र सी की दूरी को हम ध्रुव पी से, उत्तल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव पी से सी की दूरी जो कि आर है, प्लस आर है, चिन्ह परिपाटी से, नई चिन्ह परिपाटी से। वस्तु की दूरी, चूंकि वस्तु ये उत्तल गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर स्थित है, तो इसलिए पी से ओ की दूरी वस्तु की दूरी होगी, बिंब की दूरी होगी, जिसे नई चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा नई चिन्ह परिपाटी में बाईं ओर से दाईं ओर ली जाती है और यहाँ दूरी दाईं ओर से बाईं ओर है, इसलिए पीओ दूरी ऋणात्मक, जो कि वस्तु की दूरी को यू संकेत से सूचित किया जाता है, तो वस्तु की दूरी माइनस यू हो जाएगा। जबकि प्रतिबिंब की दूरी पी से आई की दूरी, जो कि एम से आई की दूरी के इक्वल होगा, नियरली लगभग बराबर होगा। तो चूंकि एम बिंदु जो आपतन बिंदु डी से प्रधान अक्ष पर डाला गया अभिलंब है, तो वह बिंदु पी के काफ़ी निकट है। तो ऐसी स्थिति में पी से आई की दूरी इक्वल टू एम से आई की दूरी को पी से आई की दूरी, माने एम आई को पी आई माना जा सकता है। क्योंकि दो भी दूरी मापी जाती है, वह किसी प्रकाशीय व्यवस्था के ध्रुव या प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। तो यहाँ तो गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है, अगर लेंस होता तो उसका लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहा जाता है। तो कोई भी दूरी ध्रुव या प्रकाश केंद्र से मापी जाती है किसी प्रकाशीय व्यवस्था के। तो यहाँ पर चूँकि वस्तु की दूरी पी ओ ऋणात्मक होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी पी से आई, जहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है वस्तु का, अपवर्तित होने के बाद प्रकाश किरण, दोनों किरणें आई पर जाकर मिलती हैं प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश के आई बिंदु पर, उत्तल पृष्ठ के दाईं ओर RHS में, राइट साइड में। तो ध्रुव पी से प्रतिबिंब आई की दूरी पी आई बराबर लंब का फुट एम से आई की दूरी, वह एम आई दूरी लगभग पी से आई की दूरी के लगभग बराबर होगी, तो एम आई की जगह पी आई लिखा जा सकता है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होगी, तो पी आई दूरी को प्लस भी से सूचित किया गया है। और गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु या ध्रुव पी से वक्ता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे प्लस आर संकेत से सूचित किया गया है। और चूंकि दोनों दूरियां, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पी आई तथा वक्ता त्रिज्या दोनों ध्रुव के गोलीय पृष्ठ के उत्तल पृष्ठ के ध्रुव के दाईं ओर स्थित है, तो इसलिए दोनों दूरियां धनात्मक होगी, जबकि वस्तु बाईं ओर स्थित है तो वह दूरी ऋणात्मक होगी। तो अब अल्फा का मान लिखा जाए तो अल्फा इजकल टू tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। अगर थीटा छोटा हो तो tan थीटा को थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ tan अल्फा इजकल टू लंब dm, डी बिंदु से प्रधान अक्ष पर लंब डाला गया है dm, जिसकी ऊंचाई है h है। तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इजकल टू लंब dm बटा आधार mo, अर्थात और चूंकि अल्फा छोटा है तो उस स्थिति में अल्फा बीटा गामा तीनों छोटा है, तो उस स्थिति में tan अल्फा को tan अल्फा की जगह अल्फा ही लिखा जा सकता है। तो हमारे इक्वेशन में अल्फा ही है, तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा के इक्वल h अपॉन mo। तो अल्फा इजकल टू h लंब बटा आधार दैट इज dm अपॉन mo, h अपॉन mo। और mo क्या है, mo वस्तु की दूरी है, mo बराबर po हो जाएगा, क्योंकि m बिंदु पी के ध्रुव के गोलीय पृष्ठ के ध्रुव के निकट है, तो mo इजकल टू क्या हो जाएगा, po। तो h अपॉन po प्लस अल्फा μ1 गामा इजकल टू, फिर अब यहाँ पर tan गामा, तो tan गामा इजकल टू लंब बटा आधार, तो लंब dm, आधार हो गया कितना mc, लेकिन m बिंदु p के निकट है तो mc की जगह pc। तो tan गामा, और चूंकि गामा भी छोटा है इसलिए tan गामा इजकल टू गामा ही लिखेंगे, जो कि हमारे इक्वेशन में भी है। तो गामा इजकल टू हो जाएगा लंब, मतलब dm h अपॉन mc, और mc इजकल टू pc दैट इज h अपॉन pc। तो गामा इजकल टू h अपॉन pc इक्वल्स टू μ2 गामा, तो फिर गामा एक बार h अपॉन pc माइनस μ2, और बीटा कहाँ निर्मित कौन है, आपतन बिंदु गोलीय पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ के आपतन बिंदु डी द्वारा आई बिंदु पर बना कोण है, प्रधान अक्ष के साथ झुकाव कोण है, डी से आई को मिलाने वाली रेखा द्वारा प्रधान अक्ष से झुकाव कोण कितना है, बीटा, तो प्रतिबिंब पर बना कोण बीटा है। तो tan बीटा, और बीटा भी छोटा है तो tan बीटा इजकल टू बीटा, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया dm जो कि h है, आधार mi, लेकिन चूंकि m दूरी p के नज़दीक है तो mi की जगह pi लिखा जा सकता है। तो tan बीटा इजकल टू बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, tan बीटा छोटा है इसलिए tan बीटा को भी, अल्फा बीटा गामा तीनों छोटे हैं, क्योंकि इस उत्तल पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो डी बिंदु पी के नज़दीक है। तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण आई तथा आर भी छोटे हैं, तथा अल्फा बीटा तथा गामा जो कि वस्तुओं प्रतिबिंब आई तथा वक्ता केंद्र सी पर बना कोण है आपतन बिंदु डी द्वारा, वह भी छोटे होंगे। तो इसलिए बीटा इजकल टू tan बीटा, तो लंब dm दैट इज h बटा आधार mi इजकल टू pi दैट इज
पी आई का मान कितना है, प्लस भी, जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। तो म्यू टू इजकल टू इंटू बीटा इजकल टू एच अपॉन पी एम आई, दैट इज एम आई इजकल टू पी आई। और दोनों साइड में एच है, एच कॉमन होकर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। और म्यू वन, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिजल्ट भी होगा। म्यू वन पी ओ दूरी कितने के बराबर है, पी ओ वस्तु की दूरी है, उत्तल पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु ओ की दूरी, पी ओ वस्तु की दूरी माइनस यू चिन्ह परिपाटी से चित्र में दर्शाया भी गया है, प्लस म्यू वन पी सी क्या है, गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी, जो कि प्लस आर वक्ता त्रिज्या के इक्वल होगी, प्लस आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन पी सी एक बार से फिर प्लस आर वक्ता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की, माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। और पी आई क्या है, उत्तल पृष्ठ ए बी के ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी आई है, जो कि आपतित प्रकाश की दिशा में ही है, बाईं ओर से दाईं ओर है। और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसलिए वस्तु चूंकि बाईं ओर स्थित है उत्तल पृष्ठ के, इसलिए उत्तल पृष्ठ के ध्रुव पी से वस्तु या बिंब ओ की दूरी ऋणात्मक है, जिसे चित्र में भी दर्शाया गया है माइनस यू से, पी ओ इजकल टू माइनस यू। तो यहाँ पर म्यू टू अपॉन पी आई, तो पी आई कितना होगा, पी आई धनात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, उत्तल पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी दाईं ओर है, धनात्मक है, तो पी आई इजकल टू भी प्लस भी। और इस प्रकार अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिजल्ट है म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए भी इतना ही सूत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसमें प्रतिबिंब आभासी निर्मित होगा, और जबकि उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है। हम लोगों ने इस वीडियो में मैंने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, लेकिन उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन की स्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है, लेकिन अवतल पृष्ठ से अपवर्तन की स्थिति में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब भी निर्मित होता है। तो इसलिए देयरफॉर रिजल्ट हमारा म्यू टू बाई यहाँ पर राइट हैंड साइड में सेकेंड टर्म में म्यू टू बाई भी है, म्यू टू बाई पी आई दैट इज म्यू टू बाई भी, इसलिए म्यू टू बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी है दाईं साइड में इस इक्वेशन के, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया जाए तो म्यू टू बाई भी प्लस म्यू टू बाई भी, और माइनस फर्स्ट टर्म में माइनस म्यू वन बाई यू है, माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू बाई आर माइनस प्लस म्यू वन बाई आर। तो प्लस म्यू वन बाई आर का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है इस समीकरण के बाएं पक्ष में, इसे दाएं पक्ष में ले जाने पर यह निगेटिव हो जाएगा, मैंने प्लस म्यू वन बाई आर दाएं पक्ष में आर एच एस में ले जाने पर माइनस म्यू वन बाई आर होगा, तो आर एलसीएम हो जाएगा दोनों टर्म में, तो म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। अब राइट हैंड साइड में आर एलसीएम हो जाएगा दोनों टर्म में, इसलिए हमारा रिजल्ट होगा म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, आर एलसीएम हो जाएगा दोनों टर्म में, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। और यही अभिष्ट सूत्र है, मतलब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का। और प्रश्न में अगर उत्तल सतह से अपवर्तन के लिए दिया हुआ है तो उत्तल सतह से अपवर्तन के लिए यह सूत्र है, अवतल सतह से अपवर्तन के लिए भी इतना ही सूत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसमें चित्र में आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, जबकि उत्तल पृष्ठ में से अपवर्तन के लिए आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैंने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए वास्तविक प्रतिबिंब को लेकर ही इस सूत्र को डिराइव किया है, जो कि म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, जो कि केवल एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र है, और किसी भी गोलीय पृष्ठ से उत्तल हो या अवतल हो उससे अपवर्तन का सूत्र का यही सूत्र मालूम हो सकता है, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यह अभी सूत्र है जिसे इस दीर्घोत्तरीय VBI दीर्घोत्तरीय प्रश्न में डिस्कस करना था, डिराइव करना था। यह अभी सूत्र उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का या गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का यही अभी सूत्र है, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, जहाँ म्यू वन पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, यहाँ पर म्यू वन को विरल माध्यम माना गया है चित्र में, उसका अपवर्तनांक, तथा म्यू टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। और एक बार यह वीडियो समाप्त होता है, लेकिन समाप्त होने के समय भी मैं यही कहूँगा कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, 12th बोर्ड की आगामी परीक्षाओं में। और इसके अलावा
CBSE बोर्ड में भी, ICSE बोर्ड में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। इस वीडियो को मैंने हिंदी मीडियम में बनाया है। अंग्रेजी मीडियम में पहले से ही चैप्टर वाइज प्रत्येक टॉपिक का के वीडियोज पहले से ही तैयार किए बनाए जा चुके हैं। और यदि आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सर्च करके इस क्वेश्चन को अंग्रेजी माध्यम के वीडियोज में से सर्च कर सकते हैं। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में यह VVI दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, उसका मैं एक सीरीज बनाऊंगा, उसका यह पहला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न भी इसी चैप्टर से होगा, VVI दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसको अगले वीडियो में मैं जल्द ही YouTube में अपलोड करूंगा। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो विशेष रूप से केवल 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को में अधिक से अधिक अंक पाने के लिए, मतलब कम समय में या कम मेहनत में बढ़िया तैयारी के लिए केवल इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को, शॉर्ट का तो अलग से मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मैंने सोचा कि लॉन्ग क्वेश्चंस के भी इम्पॉर्टेंट, केवल VVI लॉन्ग क्वेश्चंस का उत्तर सहित वीडियो बनाया जाए। ऐसे तो मैं गेस भी कर चुका हूँ लॉन्ग तथा शॉर्ट क्वेश्चंस का अलग अलग, लेकिन अब उनके उत्तर सहित वीडियोज को बनाने का मैंने निर्णय लिया है फिजिक्स क्वांटम क्लासेस चैनल द्वारा। और उसी के अंतर्गत यह लेक्चर 1 में पहला प्रश्न, जो कि बुक 2 से लिया है, बुक 1 का भी VVI लॉन्ग क्वेश्चन को मैं अगले वीडियोज में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बुक 2 का हिंदी माध्यम में पहला प्रश्न लिया है। चूँकि इसका वीडियो अभी तक, इस चैप्टर का वीडियो अभी तक केवल ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके अपलोड नहीं हुआ है इस चैनल के द्वारा, इसलिए फर्स्ट VVI क्वेश्चन के रूप में इसे चूज किया गया। थैंक यू वेरी मच।